हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे उनके बारे में यहाँ समझ लेंगे और इनका सॉल्यूशन शॉर्ट में समझ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो फैराडे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 2 लॉ दिए थे। उन लॉ के बारे में बताना है कि क्या होते हैं फैराडे के लॉ। तो फैराडे ने जो फर्स्ट लॉ दिया था, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शॉर्ट में जान लेंगे कि किसी भी कॉइल में अगर करंट फ्लो करवाई जा रही है या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके करंट का प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो ऐसी फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। और इसी पर बेस्ड फैराडे साइंटिस्ट ने 2 लॉ दिए थे, जिसमें से फर्स्ट लॉ इन्होंने बताया था कि जब किसी भी सर्किट की मैग्नेटिक फील्ड को अगर चेंज किया जाएगा, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और इसी को फैराडे ने अपना फर्स्ट लॉ बताया था और इसे ही न्यूमैन्स लॉ भी कहा जाता है। तो कुछ स्टेटमेंट इस टाइप जो स्टेटमेंट था उससे ये निकलता था रिजल्ट, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद निगेटिव साइन बताया था, इसके इक्वल होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स होंगे उनका रेट ऑफ चेंज जो है वो निगेटिव होना चाहिए, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होगा। ये फैराडे ने अपने फर्स्ट लॉ में बताया था। जबकि फैराडे फर्स्ट लॉ जबकि इन्होंने अपने सेकंड लॉ में बताया था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन है या जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी किसी भी सर्किट में, वो उस कॉज को ही अपोज करेगी जिस वजह से ये प्रोड्यूस हो रही है। तो इसे कहा जाता है फैराडे का सेकंड लॉ, या इसका दूसरा नाम होता है लेंज लॉ। इसका कोई भी फॉर्मूला या कोई भी डेरिवेशन नहीं है, इसको सिर्फ थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया जाता है और बहुत ही इजी होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट किसी भी सर्किट में जिस भी वजह से प्रोड्यूस होती है ये उसका ही अपोज करता है। इसी लॉ को लेंज लॉ या फैराडे का सेकंड लॉ कहा जाता है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस, व्हाट इज इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। सेल्फ इंडक्शन बताना है और सेल्फ इंडक्टेंस फिनोमिना बतानी है, और सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो यूज होता है उसकी यूनिट और डायमेंशन बताना है। तो सेल्फ इंडक्शन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक फिनोमिना है, जिसमें कॉइल की करंट को अगर चेंज किया जाता है तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ होता है उस सर्किट में या कॉइल में, वो अपोज हो जाता है या उसकी डायरेक्शन भी चेंज होने लगती है। तो इस फिनोमिना को ही सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है। और जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो है वो आपको डिस्क्राइब कर दिया गया, और ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये पूरा आपको डेरिवेशन करके निकालना पड़ता है, और इसमें जो एल आता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और इसको फॉर्मूले से डिफाइन किया जाता है। ये आपको जो 12th के वीडियोस पड़े हुए हैं उसमें पूरा डिस्क्राइब होकर के मिल जाएगा। और यहाँ से अगर जो एल है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इसकी यूनिट और डायमेंशन जो निकाली जाती है वो यहाँ समझ लेंगे। यूनिट ऑफ एल
यूनिट वैसे तो साइंटिस्ट के नाम पर हेनरी होती है, या इसको 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर भी लिख सकते हैं। और इसकी डायमेंशन होती है ml² T-2 A-2। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट आर ईडी करंट्स, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ ईडी करंट। ईडी करंट की डेफिनेशन बतानी है और इसके एप्लीकेशन डिस्क्राइब करने हैं। तो जब किसी भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी मेटल का सॉलिड ब्लॉक रखा जाता है, या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं या मूविंग मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं, तो इस वजह जो भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंजमेंट हो रहा है उस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें भी चेंज होता है। तो इस वजह से उस मेटल ब्लॉक में जो करंट प्रोड्यूस होती है उस करंट को ही ईडी करंट कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम फोकॉल्ट करंट भी कहा जा सकता है। और ये जो करंट की डायरेक्शन होती है वो जिस डायरेक्शन में मेटल ब्लॉक मूव हो रहा होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट फ्लो होती है। और इसके यूजेस जो हैं या एप्लीकेशन है वो इंडक्शन फर्नेस में किया जाता है, या इंडक्शन मोटर में, या इंडक्शन ब्रेक में। इन सब जगह जो है वो एडी करंट का ही यूज होता है। और जो गाड़ियों में स्पीडोमीटर लगा होता है जिससे गाड़ी की स्पीड मेजर की जाती है उसमें भी एडी करंट का ही यूज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेंगे, फोर्थ क्वेश्चन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड हेंस डिफाइन बोहर मैग्नेटॉन। इसमें डेरिवेशन सॉल्व करना है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के लिए, और इसमें बोहर मैग्नेटॉन को डिफाइन करना है, क्या होता है बोहर मैग्नेटॉन। तो इसको ऐसे भी की क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट जो रेशियो होता है E/2me का वो होता है m/NH/2 के इक्वल। ये प्रूफ करने के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका पूरा जो डेरिवेशन है वो डिटेल में पढ़ना होगा। इसमें बोहर मैग्नेटॉन को शॉर्ट में यहाँ डिफाइन कर दिया जाएगा। ये जो एलिमिनेटरी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का उसे ही कहा जाता है बोहर मैग्नेटॉन, जिसकी वैल्यू होती है म्यू इज इक्वल टू EH/4πme। यहाँ पर E इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, H है प्लैंक्स कांस्टेंट, Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। और जब इसको सॉल्व किया जाता है ये सारी वैल्यू रख करके तो म्यू जो है वही 1 बोहर मैग्नेटॉन के इक्वल होती है म्यू की वैल्यू। और ये सॉल्व होकर के आता है 9.27 इंटू 10⁻⁻27 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड ऑल्सो डिफाइन इट। म्यूचुअल इंडक्टेंस का पहले इसमें डेरिवेशन करना है और फिर इसको डिफाइन करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला जब सॉल्व होता है तो आता है E इज इक्वल टू -m/di/dt, या इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू E/,
di/dt। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले से म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कर दिया जाता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के और सेल्फ इंडक्टेंस। इनसे न्यूमेरिकल भी आता है और या तो कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हाउ डज द इंटेंसिटी डिपेंड ऑन द विड्थ ऑफ स्लिट। इसमें इंटरफेरेंस से एक क्वेश्चन आया है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशंस होती हैं उन्हें बताना है, और जो इंटेंसिटी होती है वो स्लिट की विड्थ पर कैसे डिपेंड करती है, इसको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले इसके लिए शॉर्ट में यहाँ इंटरफेरेंस समझ लेंगे। जब दो लाइट वेव सेम फ्रीक्वेंसी की और कांस्टेंट फेज की ट्रेवल करती हैं सेम डायरेक्शन में, तो उनके और फिर उसके बाद वो सुपरपोज होती हैं, तो इनकी इंटेंसिटी जो है कुछ पॉइंट्स पर मैक्सिमम होती है, कुछ पॉइंट पर मिनिमम होती है, और इसी फिनोमिना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहा जाता है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन समझ लेंगे क्या होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फिनोमिना में कुछ पॉइंट होते हैं जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और कुछ पॉइंट होंगे जहाँ पर मिनिमम होगी। तो जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी इंटेंसिटी वो पॉइंट कहलाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां पर मिनिमम इंटेंसिटी होगी लाइट की, मिनिमम इंटेंसिटी। अब इसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पर्टिकुलर कंडीशन होती हैं, तो इसमें जो भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आता है वो उसमें कॉस के टर्म में फॉर्मूला आता है, और उसमें कॉस की वैल्यू अगर मैक्सिमम ले ली जाती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आ जाती है, और अगर कॉस की वैल्यू मिनिमम लेकर के उसको सॉल्व किया जाता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फिनोमिना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन डिस्क्राइब होती है। तो इसमें शॉर्ट में समझ लेंगे, अगर P इज इक्वल टू एन लेमडा आया है तो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर P इज इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2 आया है तो आएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसको और भी समझ लेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है जो फ्रिंजेस बनती हैं वो होती हैं ब्राइट, और डिस्ट्रक्टिव में जो फ्रिंजेस होती हैं वो होती हैं डार्क। तो इनको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या कंडीशन होती हैं, तो उनका भी पूरा सोल्यूशन पता होना चाहिए। और इंटेंसिटी जो है वो विड्थ स्लिट पर कैसे डिपेंड करती है, उसका फॉर्मूला होता है, उसका भी डेरिवेशन से ही डिफाइन करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेंगे। राइट द कंडीशन फॉर सब्सटेंट इंटरफेरेंस पैटर्न, ऑल्सो ड्रॉ द इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस कर्व। इसमें सबसे पहले कोहेरेंट सोर्स की डेफिनेशन बतानी है, और सब्सटेंट इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए पर्टिकुलर कंडीशंस डिस्क्राइब करनी होगी, और इंटरफेरेंस और पाथ डिफरेंस कर्व जो है वो ड्रॉ करके दिखाना होगा। तो कोहेरेंट जो सोर्स होता है उसके लिए
जो है दो सोर्स, लाइट के कोई भी दो सोर्स होने चाहिए जिनसे लाइट जो है वो लगातार इमिट हो रही हो और सेम फ्रीक्वेंसी की या सेम वेवलेंथ की होगी। इसमें कोई भी फेज नहीं होना चाहिए, इसका फेज होता है 0। तो ऐसा जो भी सोर्स होगा वो कहलाएगा कोहेरेंट सोर्स। तो इस कोहेरेंट सोर्स के लिए सेम फ्रीक्वेंसी, 0 फेज, और अगर ऐसा है कोई भी दो लाइट वेव, तो ऐसा सोर्स कोहेरेंट सोर्स कहलाएगा। और कोहेरेंट सोर्स के लिए कंडीशन होती है कि ये सिंगल, दो सोर्स जो हैं लाइट के, वो अगर सिंगल किसी भी मेथड से सिंगल हो गए हैं तो वो कोहेरेंट सोर्स कहलाएंगे। और कोहेरेंट सोर्स के लिए एक और मेन कंडीशन होती है कि इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज होना चाहिए, मतलब जो लाइट होगी वो एक ही कलर की होगी, डिफरेंट कलर की नहीं होनी चाहिए। एक और कंडीशन होती है इनका पाथ डिफरेंस जो है वेव के बीच का, वो स्क्रीन और सोर्स से बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कह सकते हैं स्क्रीन और सोर्स के बीच की डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एक कंडीशन और होती है, स्लिट जो होती है, स्लिट के बीच की डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए। तो ऐसा सोर्स जो है वो कोहेरेंट सोर्स होगा। और कोहेरेंट सोर्स से ही इंटरफेरेंस पैटर्न देखा जाता है, जिसे यंग ने अपने एक एक्सपेरिमेंट से पूरा डिस्क्राइब किया था, और उसी से उसका जो ग्राफ बनाया था वो भी डिस्क्राइब किया था। अब नेक्स्ट समझ लेंगे क्वेश्चन, स्टेट ब्रूस्टर्स लॉ एंड प्रूव दैट द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एट द एंगल ऑफ पोलराइजेशन। बूस्टर लॉ जो है वो पोलराइजेशन टॉपिक से है, और बूस्टर का लॉ जो था वो होता है म्यू इज इक्वल टू 10 IP। म्यू होता है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आईपी हो गया पोलराइजेशन एंगल। तो बूस्टर ने अपने लॉ में यही बताया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो पोलराइजेशन एंगल के टेंजेंट के इक्वल होती है। और इसमें रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज जो हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, उनको यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। तो वो प्रूविंग भी ड्राइव द लेंस मेकर फॉर्मूला, ऑल्सो राइट एजम्पशन एंड साइन कन्वेंशन यूज्ड। इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करना है। ये तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जो लगभग हर साल पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन हो गया। और साइन कन्वेंशन पर्टिकुलर जो भी यूज होते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन का यूज होगा, तो जो भी इसके साइन कन्वेंशन होते हैं वो पता होने चाहिए। तो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। और इसमें ये जो रेडियस है R1 R2, इनकी भी कंडीशंस होती हैं। इनकी जो भी R1 R2 की वैल्यू होती है अंडर कंडीशन, वो भी फॉर न्यूमेरिकल पता होनी चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट और समझ लेते हैं। ड्राइव द फॉलोइंग रिलेशन फॉर अ प्रिज्म। प्रिज्म के लिए पर्टिकुलर इतने ये जो रिलेशंस हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसमें फर्स्ट रिलेशन है आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। यहाँ पर डेल्टा जो है वो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ई हो गया इमर्जेंट एंगल, और आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ए होता है प्रिज्म का एंगल। तो इन सब के बीच का रिलेशन ये ड्राइव करना है। नेक्स्ट है सेकंड रिलेशन, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ए। ये डेल्टा फिर से वही एंगल ऑफ डेविएशन, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, ए होता है प्रिज्म एंगल। एंड नेक्स्ट रिलेशन है म्यू इज इक्वल टू साइन, ये ऐसे होता है साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2।
यहाँ पर आई जो है वो होता है ए प्लस डेल्टा बाई टू एंड आर होता है ए बाई टू। तो जो स्नेल का लॉ होता है m इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, उससे आ जाता है ये जो ऊपर रिलेशन दिया गया है थर्ड नंबर पे, वो रिलेशन आ जाता है। और इनके जो भी सिंबल्स हैं उनके मीनिंग बताने हैं, वो सिंबल्स के मीनिंग यहाँ सारे बता दिए गए हैं। ए प्रिज्म एंगल है, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ई है इमर्जेंट एंगल, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये प्रिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गए, इनको ड्राइव करना होता है। ओके, थैंक यू। और आपको जो भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।